हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कैरी सेंटर। तो चलिए आज सुनते हैं दृष्टा इंतकाम पार्ट 2। हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो पीली आंखों वाला डरावना साया किसी जीवित इंसान का तो हरगिज़ नहीं था, क्योंकि उसका जिस्म ज़मीन से कुछ फुट ऊपर हवा में ही तैर रहा था। दृप्ति के बाएं गाल पर उसके नुकीले नाखून खून की लकीरें बना गए थे और डर से कांपते हुए वो हर बार बस बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। वह साया भी उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगले पल उसने आश्चर्यजनक रूप से अपनी खूनी जबड़ों को यूं फैलाया जैसे वह दृप्ति को जिंदा ही चबा जाएगा। बचने के लिए बाहर भागती हुई दृप्ति को उस समय जोरदार झटका लगा जब दरवाज़ा भी नहीं खुला। उसकी लाखों कोशिशों के बाद भी दरवाज़ा टस से मस नहीं हो रहा था और मौत का वो साया गुजरते हुए लगातार दृप्ति की ओर बढ़ रहा था। अब दृप्ति की आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था, मगर इससे पहले कि मौत उस पर झपट पाती, भड़ाक की जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया और दरवाजे के बीचों बीच खड़ी थी दृप्ति की बूढ़ी माँ दर्शना, जिसकी आंखों में जैसे ज्वाला फूट रही थी। उस समय दहाड़ी वह, दृष्टाम, तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे घर में घुसकर मेरी ही बेटी को मारने चली है, अब इस दृष्टा का मज़ा भी चख। ये कहने के साथ ही दर्शना ने तेज़ी से कुछ मंत्र बोले और उस दर्शनमा पर जैसे मिट्टी से भरकर कुछ उछाल मारा। इस क्रिया के वह रहस्य में आत्मा जैसे तिल मिला उठी और चिल्लाते हुए वहाँ से गायब हो गई। रोती हुई दृप्ति अपनी माँ के सीने से ला चिपटी। कुछ देर बाद जब दृप्ति का भय कुछ कम हुआ तो उसकी जगह कई सवालों ने ले ली, क्योंकि आज उसने अपनी आँखों से अपनी माँ का नया ही रूप देखा था। वो माँ जो दूसरों के जैसे ही एक साधारण सी औरत दिखाई देती थी, तो फिर आज उसके पास ऐसी रहस्यमयी शक्तियाँ कहाँ से आई कि उसने मिनटों में ही एक दुष्टासम को मार भगाया। अब बीती हुई वो घटना भी उसे दिमाग में घूम गई। जब मयूर उससे मिलने घर आया था तब भी उसने कुछ अजीब सा महसूस किया था और अपनी माँ को उस कमरे के सामने खड़े होकर किसी से बात करते भी सुना था, जबकि उस कमरे में सिवाय कबाड़ के और कुछ नहीं था। उस समय इन सब को दृप्ति ने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, मगर आज घटी इस भयानक घटना से बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए उसने इस बारे में खुलकर माँ से बात करने का फ़ैसला किया और वह यही सब सोचते हुए माँ के सामने जा खड़ी हो गई। उसके दिल में जैसे तूफ़ान से मचल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहाँ से की जाए। कुछ सोचते हुए उसने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ माँ। दर्शना ने लापरवाही से दिखाते हुए कहा, कहो क्या बात है। दोबारा कुछ कहने के लिए ज्योति ही उसके मुंह खोला, ठीक तभी डोरबेल बज उठी। दृप्ति ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसके सामने मयूर खड़ा था। उसे एकदम सामने देखकर एक पल तो वो हैरान रह गई कि अचानक से वो यहाँ कैसे और क्यों आया, और फिर रात रोते हुए उसके सीने से जा लगी। ये सब कैसे हुआ दृप्ति? मयूर ने उसे सतावना देते हुए पूछा। ये सवाल जाकर करो उससे रिया से, जो मेरी बेटी को जान से मारना चाहती थी। ये आवाज़ थी दर्शना की, जो ठीक उनके पीछे आ खड़ी हुई थी। दृप्ति एकदम से मयूर से अलग हो गई। फिर से बोली उसकी माँ। ये सोचकर हैरान होना दृप्ति कि मयूर को ये सब किसने बताया? मैंने बताया। तुम्हारे फ़ोन से उसे सब कुछ बताने वाली मैं हूँ, तभी मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, बड़बड़ाया मयूर। यकीन नहीं हो रहा कि रिया इस हद तक गिर सकती है। बहुत पुरानी कहावत है, मत भूलो बेटा कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। रिया भी अपनी मोहब्बत पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, मगर देखने वाली बात यह है कि अब तुम क्या करते हो। बुढ़िया ने इतना कहते हुए मयूर की ओर देखा कि वो क्या कहता है। गुस्से में दांत पींचकर गुर्राता हुआ मयूर ने कहा, रिया को अपने किए की कीमत चुकानी ही होगी। मैं आज ही उसे नौकरी से निकाल दूंगा, दफ़ा कर दूंगा और वरना भी कर दूंगा कि आज के बाद अगर उसने दृप्ति की तरफ टेढ़ी नज़र भी डाली तो सीधा जेल भिजवा दूंगा। रहस्य में मुस्कान के साथ कहा बुढ़िया ने। हाँ, ये ठीक रहेगा उसके लिए भी, वरना और भी रास्ते हैं उसको सबक सिखाने के लिए।
मयूर उसके इस कथन को ज़्यादा कुछ नहीं समझ सकता था, मगर तृप्ति खूबी अंदाज़ा लगा सकती थी कि वह किन रास्तों के बारे में इशारा कर रही थी। उसके सामने अपनी माँ का वह रहस्यमय किरदार आ चुका था जिसके बारे में उसने कल्पना तक नहीं की थी। उसे अब अपनी ही माँ से थोड़ा डर महसूस हो रहा था। मुझ पर लगे गए सभी इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद हैं सर, चिल्लाने लगी रिया। मैंने तृप्ति पर कोई हमला नहीं करवाया, सब झूठ है। मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र है। ये सच है कि मैं उससे जलती थी, उस पर गुस्सा भी बहुत थी, मगर इस हद तक कभी नहीं गिर सकती कि उसे जान से ही मरवाने की कोशिश करने लगूं। और वो ये भी तंत्र मंत्र के ज़रिए, किसी दुष्टात्म द्वारा। सब बकवास है। मैं आपको यहाँ इतना सालों से काम कर रही हूँ, मगर उसकी कोई दलील और सफाई काम नहीं आई। उसकी बात को बीच में काटते हुए गुर्राया मयूर। इतने सालों से काम किया है, इसीलिए तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया, सिर्फ नौकरी से ही निकाल रहा हूँ। हाँ, मगर आइंदा, ये कहकर उसने आगे की बात जानबूझकर अधूरी छोड़ दी और फिर आंखों में आंसू बहाती हुई रिया वहाँ से चली गई। मगर इस घटना ने मयूर को भी खासा दुखी कर डाला था। उसने अगले दिन ही रिया घर पर अकेली उदास बैठी थी। कितना चाहती थी वो मयूर को, मगर सब कुछ ख़त्म हो गया। वह सिर पकड़कर बैठ गई। क्या सोचा था और क्या हो गया। उफ। ठीक उसी पल उसके पीछे एक काला धुआं सा उठा और धीरे धीरे एक शैतानी आकृति सी बन गई। उसने रिया के जिस्म में प्रवेश किया। एक पल उसे झटका सा लगा, मगर अगले ही क्षण वो एक झटके से उठ गई। चेहरा लाल हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ हैवानियत सी सवार हो गई थी। घुर्राते हुए उसने अपने सिर की दीवार से दे मारा। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि उसके माथे से लहू की धारा बह रही थी। एक पल को उसके कदम लड़खड़ाए, मगर फिर उसने अपने गले में से दुपट्टा उतारा और छत पर लगे पंखे को घूरने लगी। चेहरे पर खौफनाक इरादे साफ झलक रहे थे। उसी रात को लगभग 1 बजे तृप्ति अपने बिस्तर से चुपचाप उठी। उसने अपनी माँ को कमरे से खिड़की से झांकते हुए देखा तो वो अपने बिस्तर पर ही मौजूद थी। आज तृप्ति सब कुछ जान लेना चाहती थी। दिन पर दिन उसे और भी ज़्यादा रहस्यमय लग रहे थे अपनी माँ। इसलिए आज रात उसने उन पर निगरानी रखने का फैसला किया था। अब उसके पैर उस दिशा में उठ गए जहाँ वह बंद कमरा मौजूद था जिसमें कबाड़ भरा हुआ था। ज्यों-ज्यों उसके कदम उस कमरे की तरफ बढ़ रहे थे, एक अंदाज सा खौफ उस पर हावी होता जा रहा था। दिल धक धक करता साफ महसूस हो रहा था। वो देखना चाहती थी कि उस कमरे में क्या है, क्योंकि आज तक उसकी माँ ने उसे यही बताया था कि उसके भीतर सिर्फ कबाड़ भरा है। मगर अब तृप्ति उस पर यकीन नहीं कर सकती थी। ताला हरदम उस पर लटका रहता था। उसकी चाबी शाम को ही उसने चुपचाप अपने पास रख ली थी। कमरे के पास पहुंचने पर उसके कानों में कुछ घुर्राहट सी महसूस हुई। उसने डरते डरते दरवाज़ा अपना एक कान लगा दिया। उसे ध्यान से सुनने पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंदर कोई है जो घुर्रा रहा है। डर की एक लहर भी उसके तन बदन से गुजर गई। उसने दिलाम दिलिम ने कहा, भाग यहाँ और वापस अपने कमरे में लौट जा। मगर कुछ जानने की इच्छा भी उसके भीतर प्रबल रही थी। अजीब सी कश्मकश में फंसी तृप्ति ने अचानक से वह ताला खोल ही दिया और कांपते हाथों से दरवाजे को पीछे ढकेल दिया। ऐसा करते समय एक तेज़ दुर्गंध का झोंका उसे अपनी सांसों में घुलता महसूस हुआ। अंदर बिल्कुल ध्रुव अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में भी तृप्ति को अचानक कुछ ऐसा दिखाई दिया जो उसके मुंह से एक तेज़ चीख निकल गई। कमरे के भीतर कोई हिंसक शैतान जैसा मौजूद था और उसकी लाल अंगारों सी जलती आंखें दरवाजे की तरफ ही उठी हुई थी। लग रहा था जैसे वो दरवाज़ा खुलने का ही इंतज़ार कर रहा था। दरवाजे के खुलते ही उसकी घुर्राहटें और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। ये भयंकर नज़ारा देखकर तृप्ति के मुंह से चीख निकल गई और वो कदम पीछे खींचने लगी थी। अब वो रहस्य में डरावना शैतान भी उसी की तरफ बढ़ने लगा था, जैसे वह उस पर झटकना चाह रहा हो। और अचानक ही उसने हवा में बहुत लंबी छलांग लगाई। डर के मारे तृप्ति ज़मीन पर गिर पड़ी। वह थर थर काँप रही थी और पछता रही थी कि उसने यहाँ आकर बड़ी गलती कर दी, मगर अब तो वो मुसीबत में फंस चुकी थी। कुछ पल बाद ही वह उसे हिंसक, डरावना और रहस्यमय शैतान के पंजों में दबी हुई थी और डर के मारे बेहोश हो चुकी थी। अब लग रहा था जैसे आसानी से वो मौत के
आगोश में समा जाएगी। मगर उसी क्षण वो डरावना शैतान चिल्लाता हुआ हवा में उछलकर दीप्ति से दूर जा गिरा। अब उसकी गुर्राहटें भी बंद हो गई थी और धीरे धीरे एक दूसरा ही साया आगे बढ़ते हुए बेहोश हो चुकी दीप्ति के पास आ खड़ा हुआ। वो साया उस रहस्यमय और खतरनाक बुढ़िया दर्शना का था। इस वक्त वो किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी और बड़बड़ा रही थी, आखिर कब तक छुपा सकती हूँ मैं अपना सच। लगता है ये लड़की मेरा सच जान कर ही दम लेगी। उधर रिया ने पंखे से लटक जाने देने की कोशिश की थी और इसमें वो कामयाब भी हो गई होती अगर सही वक्त पर वहाँ उसकी माँ नहीं आई होती। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाई। लग रहा था जैसे वह किसी और के वशीभूत होकर ये सब कुछ कर रही है। उसके परिजन इस घटना से सदमे में थे और अब इस मामले को सीधे सीधे मयूर से जोड़कर देख रहे थे, क्योंकि सभी का मानना यही था कि मयूर द्वारा उसका दिल तोड़ना और उसकी नौकरी से निकाल देना वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसीलिए शायद उसने जान देने की कोशिश की है। इसीलिए रिया की माँ ने गुस्से में आकर मयूर को फ़ोन पर काफ़ी कुछ भला बुरा कहा। कुछ दिन पहले तक तो जिन जिंदगी मज़े से गुजार रहे थे, आज उनके जीवन में एकदम जैसे भूचाल आ गया था। और उसका जिम्मेदार कौन था? शायद वही सवाल उन तीनों के दिलो दिमाग पर इस समय छाया होगा। तृप्ति इस विषय में थोड़ा बहुत जान चुकी थी, मगर इससे आगे भी बहुत कुछ ऐसा था जो वो जानना चाहती थी। उस पर 2 बार जानलेवा हमले हो चुके थे। उसके दिमाग में चल रहे सवालों की आंधी को उसकी माँ दर्शना भी भाग चुकी थी। इसलिए अब उसने सब कुछ बताने का फैसला कर दिया था। इसलिए उसने सटपटा कर कहा, आज जो भी रिया के साथ हो रहा है वो सब मेरा ही किया धरा है। उसके साथ जो भयानक घटनाएं घट रही है उसके पीछे काला जादू है जो मैंने ही किया है। ये सुनकर चौंक पड़ी तृप्ति। मगर क्यों किया आपने ऐसा? लापरवाही भरे अंदाज में बोली वह। इसके पीछे 2 वजह थी। पहले ये कि वो तुम्हारे और मयूर के बीच दीवार बनकर खड़ी थी और दूसरी वजह थी इंतकाम, बदला। पहली वजह पर तृप्ति को कुछ खास ताज्जुब नहीं हुआ, मगर दूसरी वजह सुनकर वो चौंक पड़ी थी और वह पूछ बैठी थी, कैसा इंतकाम? रिया से हमारी क्या दुश्मनी है? कुछ समय पहले तक तो हम उससे जानते तक नहीं थे, फिर उसने हमारा बिगाड़ा ही क्या होगा? रहस्यमय बुढ़िया ने एक नज़र देखा और लंबी सांस लेकर बताना शुरू किया। कहानी आज से नहीं बल्कि आज से 20 वर्ष पहले की है, जब तुम्हारे पिताजी जतिन चौहान वर्मा इंटरप्राइजन में मैनेजर के पद पर थे। उस समय तुम बहुत छोटी थी। जो सुख सुविधा पाने की ख्वाहिश हर कोई इंसान रखता है, वह हर सुख सुविधा उस समय हम भोग रहे थे। और मेरे लिए तो ये सब कुछ सपने जैसा ही था, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिताजी से शादी से पहले जो ज़िंदगी जी थी वो गरीबों और कष्टों से भरी थी। दरअसल मैं बंगाल में एक गरीब परिवार से थी, जहाँ 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाती थी। मगर मेरे पक्ष में एक ही बात सकारात्मक थी और वो मेरा सुंदरता जिस पर बड़े बड़े फिदा हो जाते। और उसी सुंदरता पर मोहित होकर तुम्हारे पिताजी ने मुझसे शादी की। दरअसल मैं कंपनी की किसी काम में एक बार बंगाल गए थे, वहीं पर उनकी और मेरी मुलाकात हुई थी और उसी दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। मैं उसके बाद उनसे शादी करके यहाँ इस शहर में आ बसी। उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, मगर होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। वर्मा इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, जिसका दोष तुम्हारे पिताजी पर मट गया और कंपनी के मालिक रणजीत वर्मा ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। वे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, मगर किसी ने उनकी नहीं सुनी। पुलिस ने उन्हें बहुत ज़्यादा मारा पीटा और इसी दौरान एक दिन मुझे ये खबर मिली कि उन्होंने पुलिस कस्टडी में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये सुनकर जैसे मुझ पर बिजली सी गिर पड़ी। मेरा सब कुछ लुट गया था। उसके बाद मुझे तुम्हारे पिताजी ने किसी बहुत ख़ास दोस्त ने, जो उनके साथ ही नौकरी करते थे, बताया कि जो दोष जतिन पर लगाया गया था उसका असली दोषी करमवीर सक्सेना है। मगर मैं अकेली औरत इस पर कर भी क्या सकती थी। फिर भी मैंने वो सब जाकर पुलिस को बताया, मगर बार बार धक्के खाने के बाद भी हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद तुम्हारे नाना और नानी ने हमें वापस अपने पास बंगाल बुला लिया। वो बंगाल जो काले जादू का गढ़ कहा जाता है, वहाँ रहकर मैंने तुम्हारी नानी से काला जादू सीखा।
जिसमें वो बहुत ज़्यादा माहिर थी। पहले भी बहुत बार वह मुझे वह सब कुछ सिखाने की कोशिश करती थी, मगर मैंने ये कहते हुए मना कर दिया था कि मुझे इन सब झमेलों से दूर रखो। मगर इस बार अलग ही माहौल था। मुझे तुम्हारे पिताजी के गुनहगारों से बदला लेना था और इसके लिए काले जादू से बड़ा हथियार कोई था ही नहीं। इसलिए मैंने बहुत ही लगन से वो सब कुछ सीखना शुरू कर दिया। तुम्हारी नानी जानती थी, मुझे सिखाते हुए उनके चेहरे पर एक विशेष प्रसन्नता थी, क्योंकि उनकी दिली तमन्ना भी उनके इस हुनर को उनकी औलाद में भी सीखे। उसके बाद बहुत वर्षों तक मैं वहीं पर रही, मगर जब तुम्हारे नाना और नानी का स्वर्गवास हो गया तब मैं फिर से वापस इस शहर में आ गई। उसके बाद सबसे पहले मैं उस करमवीर सक्सेना को अपनी शैतानी शक्तियों से मारा, जो वर्मा इंडस्ट्रीज़ में हुए लाखों करोड़ों के घोटाले का असली जिम्मेदार था। और उसके बाद बारी थी वर्मा इंडस्ट्रीज़ के मालिक रणजीत वर्मा की। उन्हें भी बड़े भयंकर तरीके से मारा गया। क्योंकि दोनों की हत्याएं काले जादू से हुई थी, इसलिए मुझ तक पहुंचना लगभग नामुमकिन ही था। और वैसे भी इतने सालों बाद मुझ पर वैसे भी कोई शक क्यों करता। काफ़ी देर है, इसलिए हैरत अंगेज़ मगर सच्ची कहानी को सुनती हुई तृप्ति की आंखों में गीली हो गई, मगर जैसे खुद पर काबू करते हुए पहली बार बोली, इन सभी बातों से साबित हो चुका है कि आप अपने गुनाहगारों को सज़ा दे चुके हैं और अब पापा के साथ जो कुछ गलत हुआ उसके लिए की गई सज़ा उन लोगों को मिल चुकी है। मगर ये समझ नहीं आया कि आप रिया से बदला की बात क्यों कर रही हैं, जबकि इस कहानी से कुछ भी ऐसा साबित नहीं हुआ कि इससे रिया का कुछ भी लेना देना हो। लेना देना है बच्ची, बिल्कुल है, क्योंकि रिया करमवीर सक्सेना की ही बेटी है और उसका पूरा नाम है रिया सक्सेना। इस नए खुलासे ने तृप्ति को हैरान कर दिया। उसका मुंह खुला रह गया। जब वो थोड़ी सामान्य हुई तब उसने फिर से एक सवाल पूछा। रिया को मुझ पर हमला करवाने की दोषी ठहराकर उसे नौकरी से निकाल दिया गया, मगर इतना सब कुछ जानने के बाद अब मुझे शक हो रहा है कि मुझ पर जानलेवा हमला करवाने वाली रिया नहीं बल्कि कोई और था। क्या आप बता सकती हैं कि वह हमला? हाँ, वो हमला भी मैंने ही करवाया था, रिया की माँ ने कहा, क्योंकि रिया तुम्हें और मयूर के प्यार को बहुत जलती थी और तुम पर हमले का मतलब सीधा शक उसी पर जाता। इसीलिए मैंने ही तुम पर हमला करवाया और फिर खुद ही बचाया भी, जिसका नतीजा यह रहा कि उसकी नौकरी तो गई, साथ ही साथ उसका मयूर की नज़रों में भी वो गिर गई। बताते हुए एक कुटिल मुस्कान उसके होठों पर आ गई थी और इन नए नए खुलासों ने तृप्ति को हिलाकर रख दिया था। उसके इस हालत को देखकर कहा बुढ़िया ने, इतना ज़्यादा हैरान ना हो बेटी, तुझे सबसे बड़ा झटका लगना तो अभी बाकी है, सबसे बड़ा एक खुलासा जो तुझे हिलाकर रख देगा।